मेरा 18वां जन्मदिन था। डैड ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। सब मेहमान आ गए थे, बस डैड नज़र नहीं आ रहे थे। घर में स्थित अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे होंगे। मैंने मॉम का गाउन पहना था और उनकी तरह बाल बनाए थे, इसलिए बिल्कुल उनका प्रतिबिंब लग रही थी। आदमकद शीशे में अपने आप को निहारते हुए सोच रही थी, काश इस समय वह भी मेरे साथ खड़ी होती तो हम दोनों बहने लगतीं। लेकिन 2 साल पहले एक सड़क हादसे के कारण वो मुझे और डैड को छोड़कर चली गई थीं। इससे पहले मेरे आंसू बहने शुरू हो जाते, मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। सामने से अविरत अंकल आ रहे थे। मुझे देखते ही ठिठक गए। जिस हैरानी से वे मुझे देख रहे थे, मैं समझ गई एक पल को उन्हें लगा होगा कि मैं नहीं, मॉम आ रही हैं। अभी अंकल मॉम डैड के कॉलेज के समय से बहुत अच्छे दोस्त हैं और डैड के कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजनेस पार्टनर। वो करीब आ गए थे और मुझे एकटक देखे जा रहे थे। उनकी चेहरे की व्याकुलता बता रही थी कि वो मॉम को कितना याद करते हैं। मॉम कहती थी वो किसी को बहुत प्रेम करते थे, परंतु कभी मिलवाया नहीं उससे। उसकी याद में कभी शादी भी नहीं की। मैंने हंसते हुए कहा, हैरान हो गए ना आप? बिल्कुल मॉम लग रही हूँ। डैड कहाँ हैं? उनको बुलाकर लाती हूँ। मैं लगभग भागती हुई डैड के ऑफिस की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही एक लंबा चौड़ा बंदा बाहर निकला। एक पल को आंखें उससे टकराई होंगी और मेरी संपूर्ण देह सिहर सी गई। मैं तुरंत आगे बढ़ गई, लेकिन बहुत असहज महसूस कर रही थी। लगा जैसे किसी की निगाहें मेरा पीछा कर रही हैं। मैंने इस एहसास को झटक कर डैड की तरफ देखा तो मन बड़ा दुखी हुआ। जब से मॉम गई हैं, डैड बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं। न खाने का होश, न कपड़ों का। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, डैड सब मेहमान आ गए हैं, आप अभी तक काम कर रहे हो? मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए तुरंत खड़े हो गए। उस दिन पार्टी में मुझे बहुत आनंद आया। अपने दोस्तों के साथ मैंने डांस और खूब मज़े किए। अखिल अपनी मम्मी पापा के साथ आया था। वह मेरा बचपन का दोस्त है और अपने आप को मेरा बॉयफ्रेंड बताता फिरता है। आधी रात से अधिक समय बीत चुका था। सब मेहमान चले गए थे। डैड और मैं बहुत थके हुए थे, पर डैड चिंतित और परेशान लग रहे थे। मेरे पास बैठते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, मेरी बिटिया की स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। आगे मैं चाहता हूँ तू किसी दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर। मैं आश्चर्य से डैड का मुंह देखती रह गई। आज से पहले तो उन्होंने मुझे दूर भेजने की बात नहीं की थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे डैड की चिंता रहती थी। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। मैं किसी भी हालत में उनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों में बेबसी थी। मैं जो करने जा रहा हूँ तेरी सुरक्षा और भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझ पर विश्वास रख, मैं सब बंदोबस्त कर दूँगा। बस तू किसी को नहीं बताना तू कहाँ पढ़ने जा रही है। इतने कातर स्वर में बोल रहे थे कि तब मैंने बहस करना उचित नहीं समझा। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती या विरोध करती, 1 हफ्ते से भी कम समय में डैड के साथ हवाई जहाज़ में बैठी चेन्नई की यात्रा कर रही थी। उन्होंने मेरी स्नातक की पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ के जाने माने प्राइवेट कॉलेज में कर दी थी। मुझे हॉस्टल में सामंजस्य बैठाने में कुछ समय लगा। डैड की याद भी बहुत आती थी, लेकिन जल्दी ही अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ मस्त हो गई। मेरी कविता से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते। डैड का व्यवहार अजीब हो गया था। वो मुझे अपने पास नहीं बुलाते। जब भी छुट्टियां होती स्वयं मिलने चले आते। 2 साल हो गए थे, मैं एक बार भी घर नहीं गई थी। जून में 1 महीने की छुट्टी में डैड ने 20 दिन विदेश घूमने का कार्यक्रम बनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इतना समय उनके साथ बिताकर, लेकिन वो बहुत खोए हुए से रहे। उनको वापस गए हुए 3 महीने हो गए। शुरू में 1-2 बार फ़ोन पर बात हुई, फिर न जाने क्यों फ़ोन मिला ही नहीं। पहले मुझे लगा व्यस्त होंगे, लेकिन कितने भी व्यस्त हों, हफ्ते में 1 फ़ोन तो अवश्य करते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आज मैंने एक पोशाक खरीदी
तो मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चला, मुझे पोशाक छोड़नी पड़ी। अगले दिन अकाउंट ऑफिस से बुलावा आया तो पता चला इस सेमेस्टर की फ़ीस का चेक नहीं आया था। 2 महीने से ऊपर हो गए थे। अब आगे पढ़ाई की इजाज़त नहीं थी जब तक हिसाब नहीं हो जाता। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे चिंता होने लगी थी। कमरे में आकर कविता को जब सब बातें बताईं तो उसे भी लगा कुछ गड़बड़ी है। मैंने उससे पैसे उधार लिए और घर वापस आने की तैयारी कर ली। मैं घर पहुंची तो बिल्कुल सन्नाटा था। ना घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी, ना कोई गार्ड। बगीचा जंगल की तरह लग रहा था। दरवाजे को हाथ लगाया तो खुल गया। अंदर कमरे खाली पड़े थे। एक से एक महंगे फर्नीचर, पेंटिंग और साज सज्जा का सामान, अधिकतर सब गायब थे। मुझे घबराहट हो रही थी। कुंती आंटी अंदर से आ रही थीं। उनके हाथ में सूटकेस था। मुझे देखते ही सूटकेस पटक कर मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। कुंती आंटी ने मॉम को बचपन से पाला था। नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। शादी के बाद भी वो मॉम के साथ आ गई थीं और घर की सारी जिम्मेदारी उन पर थी। कुंती आंटी ने जो कुछ बताया सुनकर मेरे होश उड़ गए। बहुत विस्तार से नहीं जानती थी, लेकिन सारांश यह था कि डैड को मॉम के जाने के बाद से लगातार घाटा हो रहा था। जब कर्ज अधिक हो गया तो उन्होंने अपनी सबसे अधिक आधुनिक और लाभकारी फैक्ट्री उज्जैन खन्ना को बेच दी। उसमें महंगी विदेशी मशीनें थीं जिसके उन्हें अच्छी कीमत दी थी, लेकिन उज्जैन ने जब फैक्ट्री का अधिकार लिया तब उन आधुनिक मशीनों के स्थान पर पुरानी घटिया मशीनें उसे मिली। कुंती आंटी के अनुसार वह शहर का सबसे दबंग शातिर बिजनेसमैन है। कोई उसको धोखा देकर बच नहीं सकता है। उसने अपने तरीके से डैड से अपने सारे नुकसान की भरपाई कर ली। डरा धमकाकर उनके दूसरे बिजनेस अपने नाम कर लिए। खैर, अब डैड कहाँ हैं? मैंने आंटी से जानना चाहा तो आंटी बोलीं, उस उज्जैन निकम्मे को सब लेकर भी तसल्ली नहीं हुई। 1 हफ्ते पहले तेरे पिता को इतना मरवाया अपने गुंडे भेजकर कि अधमरी हालत में अस्पताल में पड़े हैं। सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे किसी ने बताने की आवश्यकता भी नहीं समझी। कुंती आंटी, मुझे लगा था स्थिति काबू में आ जाएगी, इलाज से हर्ष बाबू ठीक हो जाएंगे और फिर सब संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अविरत को भी कई बार फ़ोन किया, लेकिन वह पता नहीं कहाँ है, फ़ोन तक नहीं उठाया। किसी तरह घर का सामान बेचकर मैंने हर्ष बाबू का अब तक का अस्पताल का बिल भरा है, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ है। 2 दिन से मुझे भी धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मुझे भी मार डालेंगे। मैं अपना सामान बांध कर जा रही थी। सोचा था रास्ते में कहीं से तुम्हें फ़ोन करके सब बता दूँगी। अब तुम ही संभाल सकती हो ये सब सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं अकेले कैसे सब काम संभाल सकती हूँ? मैं डरपोक किस्म की लड़की हूँ। मैंने आज तक कोई भी काम अपने आप निर्णय लेकर नहीं किया। हमेशा मॉम और डैड पर निर्भर रही हूँ। मैंने याचना भरे स्वर में कुंती आंटी से कहा, अब तो मैं आ गई हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ रहो। अकेले तो मुझे बहुत डर लगता है। वो मान गई और अंदर रसोई में मेरे लिए कुछ खाना बनाने चली गई। जब मैंने अस्पताल में डैड को देखा तो बहुत रोना आया। बेसुध पड़े थे, दुनिया भर की ट्यूब लगी थी, मुझे पहचान भी नहीं रहे थे। अस्पताल बहुत निम्न स्तर का था, कुछ खास सुविधाएं नहीं थीं। उन्हें तुरंत अच्छे अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए, तो सबसे पहले पैसों का इंतज़ाम करना होगा। मैं सीधे अखिल के घर गई। उसकी मॉम और वह घर पर ही थे। अखिल मुझे देखते ही खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसकी मॉम मुझे टेढ़ी नज़रों से देख रही थी। मैंने डैड की हालत के बारे में बताया और कुछ सहायता करने की विनती की। उनकी मॉम तीखे स्वर में बोली, देखो मानसी, हर्ष भाई साहब ने उज्जैन जैसे प्रतिष्ठित उद्योगपति को धोखा देने का सोचा भी कैसे? एक झूठे धोखेबाज इंसान की हम कोई सहायता नहीं कर सकते। सच पूछो तो हम तुम जैसे परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने अखिल की तरफ देखा तो वह नज़रें चुरा चुका था। ये तो मैं हमेशा से जानती थी कि अखिल में अपने बलबूते पर कुछ करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अपनी दोस्त को बुरे समय में कुछ सहारा तो दे सकता था। मैं चुपचाप बाहर आ गई।
वह तो अच्छा हुआ ऑटो को मैंने रोक कर रखा था। वहाँ से मैं अभिरत अंकल के घर गई। शायद वो घर पर मिल गए। फ़ोन तो उठा नहीं रहे थे। जैसे ही दरवाजे पर खड़े गार्ड ने अंदर सूचना दी कि मैं आई हूँ, वो दौड़ते हुए आए मुझसे मिलने। बड़ी प्रसन्नता से अंदर ले जाते हुए बोले, मानी कहाँ थी अब तक? जन्मदिन के बाद से तुझे देखा ही नहीं। तू तो और भी सुंदर लगने लगी है। इस समय इन बातों का कोई औचित्य नहीं था। मैं दुखी स्वर में बोली, वो सब बातें छोड़ो। आपको पता है डैड अस्पताल में हैं और उनकी तबीयत चिंतनीय है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, जिससे मैं उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में स्थानांतरित कर सकूं। अभी अंकल का लहजा बदल गया। बोले, हर्ष का बर्ताव सुहासिनी के जाने के बाद कुछ अजीब सा हो गया था। उज्जैन के साथ इतनी बड़ी डील की और मुझे बताया तक नहीं। अरे नुकसान हो रहा था तो मुझसे बात तो करता। उज्जैन को धोखा देते हुए एक बार भी नहीं सोचा इसका क्या परिणाम होगा। मैं कल ही आया था विदेश से। हर्ष को देखकर बहुत दुख हुआ। इस समय तो पैसों का बंदोबस्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ आप हमारे मकान के बदले लोन दिलवा दें या बेचकर पैसों का इंतजाम कर दें। अभिरत, उज्जैन के डर से उस मकान पर कोई हाथ नहीं रखेगा और ना आगे बढ़कर सहायता करेगा। वह इतना पैसे वाला है, कोई उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता। एक तरीका है इस परेशानी से निकलने का, तुम मुझसे शादी कर लो। ऐसा करने से तुम्हें ट्रस्ट का पैसा मिल जाएगा जो तुम्हारे नाना ने तुम्हारी शादी के नाम का बनवाया था। अभी अंकल की आंखों में अजीब तरह की चमक थी। पता नहीं मुझसे शादी के विचार के कारण थी या इस परेशानी से निकलने के लिए सोचे गए अजीब से आइडिया के कारण। खैर मुझे घिनसी आई। अपने डैड की उम्र के बंदे से शादी। एक बार को ट्रस्ट के पैसे प्राप्त करने के लिए अभी अंकल अगर अखिल से शादी करने का सुझाव देते तो शायद मैं पचा जाती, लेकिन छी। मुझे चुप और असमंजस में देखा तो वो मेरे करीब खिसकते हुए बोले, मानी तू इतनी सुंदर और भोली है कि तुझे मुझ जैसा मैच्योर और ताकतवर इंसान ही सुरक्षा दे सकता है। तेरी सब परेशानी मैं संभाल लूँगा, तू बस मज़े से रहना। अगर अखिल के बारे में सोच रही है तो वह तो खुद बच्चा है, तुझे क्या सहारा देगा। मैं एकदम से जाने के लिए उठ गई तो वो सख्त लहजे में बोले, मानी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? कल तक सोचकर बता देना। अगर हर्ष को कुछ हो गया तो उसकी कसूरवार तुम होगी। मैंने रास्ते भर तो अपने आप पर नियंत्रण रखा, लेकिन घर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। कुंती आंटी ने जब सारी बात सुनी तो गुस्से में बोली, निगोड़े की जुबान में कीड़े नहीं पड़ गए? बेटी की उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है। जब समय खराब होता है सब स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। 2-4 निवाले किसी तरह गले में उतारे और सोने के लिए लेट गई। नींद नहीं आ रही थी और बत्ती चली गई। खिड़की से बाहर झाँका तो एक बंदा खंभे से उतरता दिखाई दिया और 2 सामने सड़क के पार एक गाड़ी के आगे खड़े थे। उज्जैन खन्ना आखिर क्या चाहता है? क्यों इतना परेशान कर रहा है, डरा रहा है? डर के कारण मैं सारी रात सो नहीं सकी। अगर उन लोगों ने रात को घर में घुसने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? सुबह तक मैं बहुत नर्वस हो चुकी थी। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि सीधे उज्जैन खन्ना से बात करती हूँ कि वह क्या चाहता है, क्यों पीछे पड़ा है। सब तो खत्म हो गया है, बस ये मकान बचा है। यह भी ले ले, डैड का इलाज करवा दे। उन्हें लेकर दूसरे शहर चली जाऊंगी। इतना बड़ा आदमी है, अच्छी उम्र का होगा, शायद मेरी कम उम्र देखकर पसीज जाए। कुंती आंटी को बस ये बोलकर कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं उज्जैन के घर पहुँच गई। बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला था। गार्ड ने तुरंत मुझे अंदर बैठक में ले जाकर बिठा दिया। जैसे तैसे समय बीत रहा था, मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मैं पसीना पसीना हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं मुझे नर्वसनेस का अटैक ना पड़ जाए। मॉम के जाने के बाद मैं इतनी अकेली और दुखी रहने लगी थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तब कुंती आंटी ने मुझे संभाला था। घर की सारी व्यवस्था, नौकरों को निर्देश देना, सामान की फहरिस्त तैयार करना सब मुझसे करवाती थी। घर में तीज त्यौहार की छोटी सी पार्टियाँ डैड से कहकर ज़बरदस्ती रखवाती।
जैसे मॉम आयोजित करती थी। इससे डैड अपने काम से थोड़ा अवकाश लेते और मुझे व्यस्त रखने का साधन मिल जाता। धीरे धीरे मैं अपने दुख से तो उबर गई, लेकिन अभी भी मैं जब ज़्यादा नर्वस होती हूँ तो हकलाने लग जाती हूँ और अपनी बात ठीक से नहीं कह पाती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं दनदनाती हुई यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन उज्जैन जैसे अनजान और बुजुर्ग आदमी के सामने अपनी बात कैसे रख पाऊँगी। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे जैसे 10 घंटे से बैठी हूँ। मेरे सामने एक मजबूत कद काठी वाला 28-30 साल का बंदा आकर खड़ा हो गया। लगता है उज्जैन खन्ना घर में नहीं है, इसलिए उसका बेटा आया है। वो मुझे ऐसे घूर रहा था मानो मेरे शरीर में छेद कर देगा। उसके नैन नक्श में ज़रा सी भी कोमलता नहीं थी। वह रपटप टाइप का बंदा था। मेरी तो उसको देखकर आवाज़ हलक में अटक गई। मैंने अटक अटक कर कहा, मुझे मिस्टर उज्जैन खन्ना जी से मिलना है। उसने बिना पलक झपकाए कहा, मैं ही उज्जैन खन्ना हूँ। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं मानसी मल्होत्रा। वह बीच में टोकता हुआ बोला, जानता हूँ, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पिता से मेरा हिसाब पूरा हो गया है। अब मुझे तुमसे और तुम्हारे पिता से कोई लेना देना नहीं है। मेरा डर गया तेल लेने। इतना भी धैर्य नहीं कि सामने वाले को अपनी बात कहने दे। और अगर लेना देना नहीं था तो डैड पर हमला क्यों करवाया और कल रात गुंडे क्यों भेजे, बिजली क्यों कटवाई? मैं तनकर उसके सामने खड़ी हो गई। गुस्से से मेरी धड़कन तेज हो गई थी, चेहरे की नसें तन गई थीं। जब हिसाब पूरा हो गया था तो अब क्यों पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो? उज्जैन, मैं हर्ष मल्होत्रा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, ना ही उसकी बिगड़ैल लड़की की, जिसकी ख्वाहिशें पूरे करने के चक्कर में उसने दूसरों का पैसा मारा। उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत थी। अभी तक डैड ने क्या सचमुच धोखा दिया है, इस बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया था। मैं बस उसके इलाज की चिंता में घुली जा रही थी। मैंने तो डैड से कभी भी इतने महंगे कपड़े या विदेश जाने की इच्छा नहीं जताई थी, ना ही हॉस्टल में रहकर इतने महंगे कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। मैं तो बल्कि चाहती थी वो काम का बोझ कम करके मेरे साथ अधिक समय बिताएं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया था। मुझे खामोश खड़ा देख वह ताने मारता हुआ बोला, क्यों? सच्चाई सुनकर राजकुमारी जी की जुबान पर लकवा मार गया। कितना बदतमीज़ इंसान है, क्यों मुझे जलील कर रहा है, जबकि वह मेरे बारे में कुछ जानता भी नहीं है। मैंने उसकी तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, आप जैसे नीच आदमी से बहस करके मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती। शर्म तो आपको आनी चाहिए। इतनी उम्र के निहत्थे लाचार आदमी पर हमला करवाया और रात भर मेरे घर के बाहर गुंडे खड़े किए। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मैंने मन ही मन सोचा, देखा, अब चोरी पकड़ ली गई तो आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहा है। सोचा भी नहीं होगा मैं सीधे उसके मुंह पर इल्ज़ाम लगाऊंगी। मैं ये सब बातें भुलाने को तैयार हूँ। आप बस मेरे डैड का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने का इंतज़ाम कर दें। वह कुछ सोचते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर की व्यवस्था संभालनी होगी। जितने दिन वो अस्पताल में रहेंगे तुम यहाँ रहकर मेरी नौकरी करोगी। हे भगवान, यह आदमी कितना नीच हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। वो केवल मुझे बेइज्जत करने के तरीके ढूंढ रहा है। यहाँ रात दिन नौकरी पर रखकर मुझे ताने मारकर छलनी करना चाहता है, लेकिन मेरे पास विकल्प ही क्या है? या तो अविरत से शादी करके सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दूं, या यहाँ रहकर 3-4 महीने इसके ताने सुनती रहूं। अगर इसने कोई अश्लील हरकत की या मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। दोनों ही स्थिति में मेरी इज्जत दांव पर लगी थी। मैंने जब आंखें उठाकर उज्जैन का चेहरा देखा तो वह मुझे बेसब्री से ताक रहा था, मेरे उत्तर के इंतज़ार में। उसकी आंखों में अविरत वाला वहशीपन नहीं था। मेरे दिल को लगा मैं शायद इस अजनबी के साथ अधिक सुरक्षित रहूँगी। बस कानों में थोड़ा उंगली डालकर रहना होगा। उज्जैन सूखी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है मल्लिका की काम करने के नाम पर जबान सूख गई है।
प्रिय डैडी के राज में तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया होगा। डरपोक इंसान को इतना गुस्सा दिला दो कि वह ज्वालामुखी की तरह फट जाए। अगर मैं इस समय इतनी बेबस नहीं होती तो आज उसका मुंह नोच लेती। इस बेवकूफ़ को क्या पता कुंती आंटी ने 2 साल मुझसे कितना काम करवाया था, केवल व्यस्त रखने के लिए। खाली बैठती थी तो ना जाने क्या क्या सोचने लगती थी। कई बार मैं उनसे लड़ पड़ती थी, लेकिन फिर उनका प्रेम और चिंता देखकर चुपचाप जैसा कहती थी करती जाती थी। मैं फिर अकड़कर अपनी 5 फुट 2 इंच की लंबाई को और खींचते हुए उससे कड़क आवाज़ में बोली, मुझे मंजूर है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरे साथ कोई ओछी हरकत नहीं करेंगे। वह ठहाका मारकर ऐसे हंसा जैसे मैंने कोई चुटकुला सुना दिया हो। फिर चिढ़कर भरी आवाज़ में बोला, तुम अपने आप को इतना सुंदर समझती हो कि सोचती हो हर किसी के पास तुम्हें छेड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। अरे मैडम, दुनिया में सब काम करते हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। तुम्हारे डैड की तरह धोखा देकर नहीं कमाते और ना ही तुम्हारी तरह हर कोई बाप के पैसे पर गुलछर्रे उड़ाता है। हे भगवान, क्या इसी तरह के ताने मारकर ये मेरा दिल छलनी करता रहेगा। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी पलकें झुकाकर चेहरा नीचे कर लिया। उसे इस जीत की खुशी नहीं देना चाहती थी कि वह अपनी जली कटी बातों से मुझे आहत करने में कामयाब हो गया था। इससे पहले मुझे जीवन में प्यार और सुरक्षा मिली थी, लेकिन 2 दिन में मैंने लोगों का असली रूप देख लिया था। कुछ पल शांत रहने के बाद वह संयत स्वर में बोला, ड्राइवर और मिस्टर कासलीवाल को अपने साथ ले जाओ। वे तुम्हारी हर्ष मल्होत्रा को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने में मदद कर देंगे। फिर अपना सामान लेकर यहाँ आ जाना। हफ्ते में एक बार आधे दिन के लिए अपने पिता से मिलने जा सकती हो, और बिना बताए इस घर से बाहर कदम रखा तो हमारी डील समाप्त। शाम को जब मैं सारा काम निपटाकर लौटी तो 8 बज रहे थे। थकान के कारण मेरा बुरा हाल था। रामदीन ने मेरा सामान एक सुंदर से गेस्ट रूम में रखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझे तो लगा था कोई दुछत्तिया स्टोर रूम मिलेगा रहने को। हो सकता है उज्जैन को पता भी ना हो उसका स्टाफ मुझे कहाँ ठहरा रहा है। जब चिल्लाएगा तब देखूंगी। अभी तो स्नान करके तरोताज़ा हो जाती हूँ। नहाकर कमरे में आई तो रामदीन बोला, खाना लग गया है, आप डाइनिंग रूम में आ जाइए। लगता है स्टाफ को पता नहीं है कि मैं किस हैसियत से इस घर में रहने आई हूँ। उज्जैन खाने की टेबल पर बैठा था। मैं एक थक खड़ी हो गई। पता नहीं क्या चाहता है, खाना मैं सर्व करूँ क्या? वह मुझे देखते ही बोला, मैंने स्टाफ को कह दिया है कि तुम मेरे किसी दोस्त की बहन हो, कुछ समय के लिए यहाँ रहोगी। तुम टेबल पर बैठकर खाना खा सकती हो, लेकिन कल से काम पर लग जाना। उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुझे एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए जो इस घर के रख रखाव में खर्च हो रहा है। वो उचित है या अधिक है, कौन सा स्टाफ ठीक से काम करता है या नहीं। मुझे विस्तार से हर बात की रिपोर्ट चाहिए। मैं उसकी बात सुन रही थी, लेकिन मेरा ध्यान खाने की ओर था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही खाना परोसा गया, मैं भुक्कड़ की तरह टूट पड़ी। जब मेरा आधे से अधिक पेट भर गया तो मैं कुछ पल के लिए रुकी और एक रोटी लेने के लिए जैसे ही नज़रें उठाईं, मैं मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। हे भगवान, यह अब एक और नया ताना मारेगा। लेकिन उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान डाली और अपना खाना खाने लग गया। भाड़ में जा तू और तेरे ताने। मैंने प्लेट में और खाना परोसा और भरपेट भोजन किया। मैं 6 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, लेकिन मेरी आँख 7:30 बजे खुली। 2 दिन की थकान और टेंशन के बाद आज बहुत गहरी नींद आ गई थी। बाहर आकर देखा उज्जैन तैयार था और टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैं शर्म से आंखें नहीं मिला पा रही थी और उसके चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मैं तो पहले से ही जानता था तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। वह बिना कुछ बोले तेज़ी से बाहर चला गया। मैं वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लीं। कितनी ऊर्जा भरी है इस बंदे में, आसपास सबको नर्वस कर देता है। मैंने सारे घर को घूमकर बहुत ध्यान से देखा। बहुत खूबसूरत बना था,
लेकिन साज सज्जा बेतरतीब तरीके से की गई थी। किसी दीवार पर 3-4 तस्वीरें तो कोई कमरा बिल्कुल बेरंग। दीवारों के रंग, फर्नीचर्स, पर्दे सब बेमेल लग रहे थे। लगता है कई सालों से इसकी साज सज्जा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साफ दिख रहा था, कोई परवाह करने वाला नहीं था। 2 कमरे बंद पड़े थे, खुलवाए तो उसमें बेशकीमती पेंटिंग, साज सज्जा की वस्तुएं, फर्नीचर ढक कर रखे गए थे। 2-3 सालों से खोले ही नहीं गए थे कमरे। रसोई में भी कोई हिसाब किताब नहीं था। आवश्यकता के अनुसार सामग्री नहीं आती थी। जितना किराना शुरू से आ रहा था, बस हर महीने आ जाता। जो नहीं प्रयोग में आता, इधर उधर कर दिया जाता। काम करने वाले नौकर अधिक थे, जितना काम नहीं था। इसके कारण कोई भी काम सलीके से नहीं होता था। सब एक दूसरे पर टाल देते और मौज मस्ती में लगे रहते। उज्जैन रोज़ सुबह 8 बजे चला जाता और रात 8 बजे आता। खाना खाता, थोड़ी देर लैपटॉप पर काम करता और सो जाता। उसे घर के रखरखाव देखने का समय नहीं था और मुझे लगता है उसे इस विषय में कुछ समझ भी नहीं होगी। 3 दिन में मैंने घर की सारी कीमती वस्तुओं की उनकी कीमत के अनुसार फहरिस्त बनाई। कहाँ फिजूल खर्ची हो रही थी और कहाँ खर्चे की आवश्यकता थी। घर में कितने काम करने वालों की आवश्यकता थी और कौन कैसा काम कर रहा था। यह सब बातें मैंने करीने से लिखकर उज्जैन को रात के खाने के बाद दे दी। अगले दिन नाश्ता करने के बाद वह बोला, जहाँ जैसी आवश्यकता हो बदलाव कर लेना। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान नहीं थी। वह सहजता से बोलकर चला गया। उसको शायद मेरे सुझाव और काम अच्छा लगा होगा, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। आश्चर्य है, मैं उससे प्रशंसा पाने के लिए कितनी उतावली हो रही थी। मैंने कुंती आंटी से फ़ोन पर बात की। वो डैड के साथ अस्पताल में रह रही थी। बात तो मैं रोज़ाना करती थी, लेकिन आज वह बहुत प्रसन्न लग रही थी। डैड ने रिस्पांस देना शुरू कर दिया था। सुनकर मन कुछ हल्का हो गया, आंसू भी छलक आए। फ़ोन बज रहा था, देखा अभीरत अंकल का है। वो गुस्से से बोल रहे थे, कहाँ हो तुम? 4 दिन से पता नहीं, बिना बताए कहाँ चली गई तुम? हर्ष को भी अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने फ़ोन पर कहा, अंकल आप परेशान मत हो, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। मैंने फ़ोन काट दिया और बंद कर दिया। अब मैं सारे दिन घर के कामों में उलझी रहती। बेकार का बहुत सारा सामान निकाल दिया। मुझे लगा था स्टाफ मेरी दखलंदाजी नापसंद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें उचित मार्गदर्शन अच्छा लगा। मुझे इस काम में आनंद आता है। मैंने सोच रखा था ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करूँगी। अब तो पता नहीं ज़िंदगी आगे और क्या क्या दिखाएगी। मैंने घर की सारी साज सज्जा ही बदल दी। स्टोर में बंद सामान को भी साफ करके उचित स्थान पर रखवा दिया। उज्जैन से बस खाने की मेज़ पर भेंट होती और वह कुछ अधिक नहीं बोलता, लेकिन हाँ, मुझे लगता उसकी निगाहें मुझ पर होती हैं और मुझे अच्छा लगता, सुखद सा महसूस होता। जब रविवार आया तो मुझे लगा उज्जैन सारा दिन घर में ही रहेगा। मैं कैसे सामना करूंगी उसका, इतनी देर सोचकर ही अजीब लग रहा था। फिर डैड से भी मिलना था। मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर अस्पताल चली गई। डैड अब सबको पहचान रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। खाना अभी ट्यूब से दिया जा रहा था, इसलिए बोल नहीं सकते थे। मैं उनके पास उनका हाथ पकड़कर बैठी रही और इधर उधर की बातें करती रही। उनके सेहत में सुधार देख दिल को तसल्ली हुई। मन ही नहीं कर रहा था कि डैड को छोड़कर जाने का। जब 8:30 बज गए तो उठना पड़ा। मैं सोच रही थी उज्जैन खाना खाकर अपने कमरे में चला गया होगा, लेकिन मैं गलत थी। वह भोजन के लिए मेरे इंतज़ार में बैठा था। खाना खाते हुए बोला, तुमने तो घर की काया ही पलट दी। बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारे डैडी कैसे हैं अब? मैं, धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उज्जैन, कल मेरे कुछ विदेशी क्लाइंट खाने पर आएंगे। उन्हें भारतीय पारंपरिक माहौल और भोजन चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम घर में इस सब की व्यवस्था करो। अगले दिन मैंने बहुत मेहनत से सारी व्यवस्था की।
भारतीय भोजन तो बनवाया ही, फूलों की रंगोली और पारंपरिक तरीके से बैठक और आंगन सजाया। स्टोर रूम में से पीतल के दिए और कुछ मूर्तियां निकाल कर इधर उधर रख दी। आंगन में खुले में लालटेन की रोशनी में खाने की व्यवस्था की। स्वयं मॉम की हाथ की काम की सूती साड़ी पहनी। जब उज्जैन की आंखों में प्रशंसा देखी तो मन पुलकित हो गया। मेहमानों ने भी प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उज्जैन आगे बढ़कर सब कामों में सहयोग दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों कपल्स हैं। अगले दिन थकान महसूस हो रही थी और मन बहुत उदास था। 5 साल हो गए थे आज ही के दिन मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना आज भी मुश्किल है कि मॉम अब कभी मुझे नहीं दिखेंगी। मैं सारे दिन बहुत अनमनी रही। डैड अस्पताल में अकेले अपनी सेहत के लिए लड़ रहे हैं। कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। रात को खाने पर उज्जैन बहुत उत्साहित था। कल की पार्टी की सफलता के कारण मेहमानों की प्रतिक्रिया और उनसे प्रभावित होकर मिले लाभ की चर्चा कर रहा था। मैं बुझे मन से उसकी बातों में शामिल हो रही थी। दिन में थोड़ी देर रोई भी थी, जिसके कारण सिर भारी हो गया था और आंखों में जलन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह भी खामोश हो गया और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मेरा मन अपने कमरे में जाने का नहीं था। बंद कमरे में अकेलापन और कचोटता है। मैं थोड़ी देर के लिए बरामदे में सीढ़ियों पर बैठ गई। ठंडी हवा भी थी, लेकिन मैं अपने दिमाग को बंद करके बैठी थी। कुछ महसूस नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मेरे कंधे पर सार डालकर उज्जैन भी मेरे करीब सीढ़ियों पर बैठ गया। वह बोला, क्या हुआ, इतनी चुप और उदास क्यों हो? तुम्हारे डैड तो ठीक है ना? वैसे मैंने सुबह ही डॉक्टर से बात की थी। उसके स्वर में अब उलाहना नहीं होती है, बल्कि कोमलता होती है, जिसके कारण मेरे आंसू निकल पड़े। उसने हौले से मेरा सिर अपने कंधे पर टिका दिया और मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मैंने बस इतना कहा, मॉम की बहुत याद आ रही है। हम काफ़ी देर बिना कुछ बोले ऐसे ही बैठे रहे। मुझे उसकी नज़दीकियाँ बहुत सुकून दे रही थीं। जब रात गहरी हो गई तो हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन मैं तैयार हो रही थी कि उज्जैन के चिल्लाने की आवाज़ आई। बाहर गई तो उज्जैन तौलिया लपेटे रामदीन पर चिल्ला रहा था। मैं अवाक उसके मांसपेशियों से मजबूत शरीर को देखती रह गई। मेरा मुंह खुला था। मैं आंखें झपकाना तक भूल गई थी। मुझे इस तरह घूरते देख वह मुझ पर घुर्राया। ऐसे क्या देख रही हो? क्या तौलिया लपेट कर नहीं घूम सकता कोई? मैं घबराकर बोली, नहीं जी, आपका घर है, आप जो चाहें लपेट कर घूम सकते हैं। और मैं भागकर अपने कमरे में घुस गई। रात को जब उसके करीब बैठती थी तो लगता था हमारी दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। लेकिन इस समय ऐसा लगा जैसे मेरा तन एक चुंबकीय आकर्षण से उसकी ओर खींचा जा रहा था। एक एक पोर मेरे शरीर का सजग और सचेत हो गया था। अगर वह चिल्लाता नहीं तो मैं शायद उससे लिपट ही जाती। मैं कमरे से बाहर उसके जाने के बाद ही निकली। रामदीन से पूछा कि वह क्यों गुस्सा हो रहा था। उसने बताया, उज्जैन को जब अपने मनपसंद कपड़े नहीं दिखते तो वह ऐसे ही शोर मचाता है। उसने 2 दिन पहले ही कपड़े धोने डाले थे। अभी तक मैं उसके कमरे में नहीं गई थी। मैंने निश्चय किया उसका कमरा ठीक करूँगी। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, उसकी वस्तुएं देखना चाहती थी। एक बहुत बड़े कोलाज पर उसकी खतरनाक खेलों, पहाड़ों और समुद्र पर खींची तस्वीरें लगी हुई थीं। मैं और वह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं। मुझे इन तस्वीरों को देखकर ही चक्कर आ रहे हैं और इसे इन रोमांचक खेलों में कितना आनंद आता है। 1-2 फोटो में लगता है वह अपने परिवार के साथ है। उसके परिवार के बारे में जानने की उत्सुकता मुझे बगीचे में ले आई। माली ही एक ऐसा इंसान है इस घर में जो बिना निर्देशों के अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। बुजुर्ग है, पूछने पर उसने बताया वह इस परिवार के साथ पिछले 20 साल से है। उसने बताया पहले छोटा सा घर था, फिर साहब ने कारोबार में अच्छी तरक्की कर ली और ये आलीशान बंगला बनवाया। साहिब और मेम साहिब में शुरू में कम बनती थी,
लेकिन समय के साथ दोनों में झगड़े बढ़ते चले गए। भैया जी और दीदी जी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके आगे पढ़ने विदेश चले गए। 4 साल पहले जब साहिब को दिल का दौरा पड़ा तब भैया जी यहाँ आए और धीरे धीरे सारा कारोबार संभाल लिया। साहिब अपने पुश्तैनी घर में रहने लगे। उन्हें वहाँ की आबो हवा माफिक आती है। मैम साहब दीदी जी के साथ विदेश रहती हैं। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब दोनों आएंगी। उज्जैन की एक छोटी बहन है जो उससे 5 साल छोटी है। मैं सारा दिन उसके कमरे में उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को छूकर उसकी निकटता का एहसास करती रही। एक मदहोश करने वाली अनुभूति महसूस हो रही थी। शाम तक बेचैनी बढ़ गई थी। 6 ही बजे थे और मुझे लग रहा था वह क्यों नहीं आया अब तक। कुछ अलग अंदाज में तैयार होकर मैं बगीचे में टहलने लगी। शायद उज्जैन भी कुछ महसूस कर रहा होगा, तभी 1 घंटे पहले आ गया। मेरे साथ बगीचे में टहलने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं उसकी बातों और नज़दीकियों के एहसास में डूब रही थी और उसने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम्हें मिस कर रहा होगा? तुम इतने दिन से यहाँ रह रही हो। अखिलेश को मैंने कभी भी दोस्त से अधिक कुछ नहीं माना समझा था। वह भले ही कुछ भी कहता हो, इसलिए मैंने बेझिझक कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि गेट पर शोर सुनकर हम वहाँ पहुँचे। अखिल गार्ड से अंदर आने के लिए लड़ रहा था। मुझे देखते ही उत्साहित होकर बोला, मानसी इसको बोल ना, मैं तुझे जानता हूँ और तुझसे मिलने आया हूँ। हे भगवान, यह यहाँ क्या करने आया है? 2-3 दिन पहले इसका फ़ोन आया था। मेरी सहायता करने में असमर्थ रहा था। बड़ा अफसोस जता रहा था। बार बार माफ़ी मांग रहा था। बहुत चिंतित हो रहा था मेरी सुरक्षा को लेकर। तो मैंने उसे बता दिया था कि मैं उज्जैन खन्ना के घर में सुरक्षित हूँ। मुझे क्या पता था ये यहाँ चला आएगा। वह अंदर आते हुए बोला, मैं 2 बार पहले भी आया था लेकिन गार्ड ने तुझसे मिलने नहीं दिया। तू चल मेरे घर, अब वहीं रहना। मैं अपनी मम्मी को समझाऊंगा, वो अवश्य मान जाएगी। तुम अभी जाओ, तुम्हारी सहायता की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उज्जैन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उसने मुझसे पूछा, ये कौन है? इससे पहले मैं कुछ कह पाती, अखिल बंदरों की तरह बीच में उछल पड़ा। मैं मानसी का बॉयफ्रेंड हूँ और इसे लेने आया हूँ। उज्जैन के चेहरे के भाव बदलने में 10 सेकंड नहीं लगे। सारी कोमलता छूमंतर हो गई। गुस्से से तनी आंखों में क्रूरता और नफरत थी। 10 मिनट पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। धोखेबाज आदमी की औलाद को धोखा देना आता है। और वह पैर पटकते हुए अंदर चला गया। अखिल बत्तीसी दिखा रहा था। ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? चल छोड़ उसे, तू मेरे साथ चल, और मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटका और कहा, तूने अपनी मम्मी से बात की नहीं और मुझे लेने आ गया। जब तुझसे सहायता मांगने आई थी तब तो तुझसे कुछ बोला नहीं गया। अब अगर तेरी मम्मी नहीं मानी तो क्या करेंगे? वह खिसियानी हंसी के साथ बोला, तुझे फिर यहीं छोड़ जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा था कि अपने बाल नोचूं या इस बेवकूफ़ का मुंह तोड़ दूं। मैंने उससे गुस्से में कहा, तुझमें क्या बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है? मैं अपने तरीके से अपनी परेशानी का हल निकाल रही हूँ और तू काम बिगाड़ने के अलावा कुछ मत कर। आज के बाद तूने किसी से कहा ना कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुझे इतना मारूंगी कि अपना नाम भी भूल जाएगा। निकल यहाँ से। मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना भी नहीं खाया। अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कितनी गधी हूँ, अच्छी तरह जानती थी उज्जैन मुझसे कितनी नफ़रत करता है। जलील करने के लिए घर में जगह दी और मैं उसके प्रेम में अंधी होती जा रही थी। अपने पिता की ऐसी हालत करने वाले से मैं दिल जोड़ने जा रही थी। एक बार नहीं सोचा इन सब के पीछे उसकी मंशा क्या है। डैड के इलाज पर रोज़ का 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था। तो इसका मतलब मेरे यहाँ नौकरी करने के प्रतिदिन वह मुझे इतना पैसा दे रहा है। मैं कोई ऐसा महान कार्य नहीं कर रही हूँ। कोई भी 15-20 हज़ार रुपये महीने में कर सकता है। उसकी आंखों में वही घृणा थी जो पहले दिन नज़र आई थी। कमजोरी के किसी क्षण वह मुस्कुरा दिया और मैंने सपनों का महल खड़ा कर लिया। वह इतना एहसान तले दबा देगा
कि फिर स्थिति का लाभ उठाएगा, पूरी तरह से जलील करेगा। मैंने रात को खाना नहीं खाया और सुबह भी बाहर नहीं निकली, लेकिन वह एक बार भी बोलने नहीं आया। मेरा मन बहुत दुखी था। अब किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं रहा था। हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज नज़र आ रहा था। उज्जैन के मन में जरा सी भी भावना होती तो मुझे बोलने का मौका तो देता, बाद में ही आकर पूछ लेता हकीकत क्या है। बस अपने आप ही निष्कर्ष निकाल लिया। एक यह अखिल ऐसे बेवकूफ़ इंसान की दोस्ती नुकसान ही देती है। और अभीरत अंकल कितनी घटिया इंसान निकले। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और जो कुछ करना है स्वयं ही करना है। मैंने मन पक्का किया, तैयार हुई और अपना सामान बांध लिया। टैक्सी बुलाकर चुपचाप अपने घर चली गई। उज्जैन से अब मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। हमारे बीच की डील भी समाप्त। बिना सामान और बिजली के घर भी बेगाना सा लग रहा था। चारों तरफ धूल मिट्टी, लग ही नहीं रहा था बचपन से यहाँ रहती आई हूँ। सारा घर घूम लिया, कोई कोना अपना सा नहीं लग रहा था। बस डैड के ऑफिस में नहीं गई, ताला लगा था। इसकी चाबी कुंती आंटी के पास नहीं थी, लेकिन मेरे गुच्छे में थी। मैं खोलकर अंदर गई तो एकदम से रोना आ गया। इतना समय डैड इस कुर्सी पर बैठे काम करते रहते थे और जब मुझे अकेले डर लगता था तो यहीं किताबें लाकर अपनी पढ़ाई करने लगती थी। मैंने डैड के कागजात देखे तो मुझे एक वकील का नंबर मिला। मैंने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि आजकल डैड का सब काम वो ही देखते हैं। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मेरी हर संभव सहायता करेंगे। निश्चिंत होकर मैं अस्पताल जाने के लिए घर से निकली तो सामने से अभीरत अंकल आते दिखाई दिए। अस्त व्यस्त लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। लगता है नशे में हैं, पीने के लिए रात का भी इंतज़ार नहीं करते। मुझे देखते ही मेरे कदमों में बैठ गए और रोने लगे। कहाँ गायब हो गई थी, ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ सुहासिनी। अब तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं आश्चर्य से अंकल को देख रही थी। वो मुझे मेरी मॉम समझ रहे थे। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखता, लेकिन तुमने हर्ष से शादी क्यों की? मैं तुम्हें देख देख कर जी रहा था, लेकिन तुम फिर गायब हो गई। तुम्हें पाने के लिए मैंने हर्ष की गाड़ी का ब्रेक फेल किया और तुम ही उस गाड़ी में बैठ गई। तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया। हर्ष को मरना चाहिए था, वह तुम्हारे लायक नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर सकता था। तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें हर जगह तलाशा। अभीरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैं दहशत से उनकी तरफ देख रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब माँ की मृत्यु के लिए वो जिम्मेदार हैं। मैंने उन्हें झकझोरते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आपने मेरी मॉम को मारा है? वो जैसे होश में आए हों मुझे ध्यान से देखते हुए बोले, मानी तुम कब आई? उस दिन जन्मदिन पर तुम बिल्कुल सुहासिनी लग रही थी, एकदम फरिश्ता सी। मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया और सोचा अगर सुहासिनी नहीं तो तुम मेरी बनकर रहोगी। लेकिन फिर हर्ष ने न जाने तुम्हें कहाँ छुपा दिया। मैंने उससे कितनी बार पूछा, उसने नहीं बताया। वह बहुत बुरा इंसान है, हमेशा मेरे प्यार के बीच में आ जाता है। मैंने उसके व्यापार में भी घोटाला किए, उसके मशीनें भी गायब करवा दी, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बुलवाया। वो फिर रोने लगे। तुम्हारी याद में पागल हो गया हूँ सुहासिनी, क्यों चली गई मुझे छोड़कर? वो फिर आसमान की तरफ देखकर बोल रहे थे, जब डैड ने मुझे नहीं बुलाया तो आपने क्या किया? वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। बोले, मैंने हर्ष को गुंडों से पिटवाया। उसके मरने पर तो तुम दुनिया के किसी भी कोने से अवश्य आती। और देखो तुम आई ना। मानी, अब तुम मेरी हो, केवल मेरी। उनकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। वो अजीब तरीके से हंस रहे थे और उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तुम मेरे घर में बंद रहोगी सुहासिनी, कहीं नहीं जाओगी। फिर गायब हो गई तो मैं तुम्हें कहाँ से लाऊंगा? मेरी प्यारी सुहासिनी मेरी आंखों के सामने रहेगी हमेशा। उन्होंने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि लग रहा था हड्डियों का चूरा हो जाएगा। मुझे डर लग रहा था, फिर भी अपनी आवाज़ को नियंत्रित करके बोली, अंकल आप गलत समझ रहे हैं।
मैं सुहासिनी नहीं मानसी हूँ। लेकिन वे अपनी धुन में बड़े जा रहे थे। अब मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी थी। तभी सामने से पुलिस आती दिखाई दी और उनके पीछे उज्जैन। पुलिस अफसर ने जब अविरत से कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हर्ष मल्होत्रा ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने उन पर जानलेवा हमला करवाया था और उनके साथ व्यापार में जालसाजी की है। अविरत अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए था और बोला, ये सब झूठ है। मैंने जो कुछ किया सुहासिनी की सुरक्षा के लिए किया, हर्ष को सज़ा देने के लिए। जैसे ही पुलिस ने उसके हाथ से मेरा हाथ छुड़ाया, वह विलाप करके रोने लगा। नहीं, मेरी सुहासिनी मुझे दे दो, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। हे भगवान, प्रेम का ये कैसा रूप है। मेरी तो रूह कांप गई। अविरत की हालत देखकर मुझे लगा मेरे अंदर ताकत नहीं बची है। मैं वहीं गिरने ही वाली थी कि उज्जैन ने लपक कर मुझे बाहों में उठा लिया। डैड ने रिपोर्ट लिखवाई है, इसका मतलब वो अब बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। दूसरा, वो बेकसूर हैं, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे बड़ी सांत्वना मिली। मैंने उज्जैन की तरफ गुस्से से देखकर कहा, मेरे डैड ने आपको धोखा नहीं दिया। वो मेरी बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे मालूम है। जब रामदीन ने फ़ोन करके बताया तुम सामान लेकर बिना बताए चली गई हो, तो मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहाँ हर्ष अंकल पुलिस को अपना बयान लिखवा रहे थे। उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही थी, इसीलिए पुलिस के साथ मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ घर तक आ गया। मुझे उज्जैन के इतने करीब उसकी बाहों में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको क्यों बताऊँ। मैंने तुनक कर कहा, मुझे नीचे उतारो और यहाँ से जाओ। आप मुझे जितना उल्टा सीधा बोल सकते थे बोल दिया। अब हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। उज्जैन, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कहते हुए उसने मुझे आहिस्ता से वहीं बगीचे में पड़ी बेंच पर बिठा दिया। फिर बोला, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मेरी बाईं तरफ बैठते हुए उसने मेरा बायां हाथ अपने हाथ में ले लिया और मेरी तरफ मुड़कर बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर देखा था, तभी से प्यार हो गया था। मैं पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। हर्ष अंकल नहीं चाहते थे अविरत को मेरे बारे में पता चले। बाद में जो गलतफहमी हुई, मैंने निश्चय कर लिया था मल्होत्रा परिवार से कोई मतलब नहीं रखूँगा। लेकिन उस दिन जब तुमने इल्ज़ाम लगाया कि हर्ष अंकल पर मैंने हमला करवाया और रात भर तुम पर नज़र रखवाई, तो मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो गई। ना चाहते हुए भी नौकरी का बहाना बनाकर तुम्हें अपने घर में रखा, जिससे तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाती जा रही थी और मैं एक बार फिर तुमसे मोहब्बत करने लगा। मेरा तन मन पिघलता जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी गुस्से से अभिनय करते हुए सीध में देख रही थी। उसने दूसरे हाथ से मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और मेरी आंखों में देखते हुए अपना मुंह आगे बढ़ाने लगा। मैं घबराकर बोली, यह क्या करने की सोच रहे हो? मैंने अभी हाँ नहीं किया है। उज्जैन हल्की सी झुंझलाहट के साथ बोला, अब इसमें हाँ या ना वाली क्या बात है? सब बातें साफ तो हो गई हैं। उस दिन जब मैं तौलिया लपेट कर घूम रहा था, तब तो मुझसे लिपटने के लिए इतना आतुर हो रही थी। हे भगवान, कुछ भी बोलता है। मैं तो शर्म से लाल हो गई और उसने अपने होठों से किस कर लिया। ये बंदा तो रॉकेट की गति से काम करता है। अगर मैं इसके सामने सोचती रह जाऊंगी तो यह तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। इस पल को महसूस करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसको अपने और नज़दीक खींच लिया।